नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं आकाश कुमार आज लेकर आया हूं आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें हम बात करेंगे राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में। तो आइए दोस्तों बात करते हैं राज्यों के उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 214 कहता है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। प्रत्येक राज्य के लिए जो भारतवर्ष का कोई भी राज्य होगा उसके लिए अपना एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 215 कहता है उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। अगर कोई व्यक्ति किसी भी न्यायालय या उच्च न्यायालय की अपमान करता है तब ऐसी स्थिति में वह न्यायालय अपने इस अपमान के लिए किसी भी व्यक्ति को दंड दे सकता है और उच्च न्यायालय के अंतर्गत कार्य करने वाले सभी न्यायालय आएंगे जिसकी सारी शक्तियां उच्च न्यायालय में निहित होंगी। चुनाव याचिका में अवमानना अनुच्छेद 215 एवं अनुच्छेद 229 का नामोद्दिष्ट प्राधिकारी के रूप में उच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 215 के अधीन न्यायालय अभिलेख के रूप में न्यायालय अवमानना हेतु अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए कार्यवाही हेतु निर्वाचन मामले से उत्पन्न विवाद की जांच करेगा। टी दीनदयाल बनाम आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय AIR 1997, SC 3451 1997, 8 JT 10। अनुच्छेद 216 कहता है उच्च न्यायालयों का गठन। प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और वह न्यायाधीश अपर या कार्यकारी न्यायाधीश की दशा में अनुच्छेद 224 में उपबंधित रूप में पद धारण करेगा और किसी अन्य दशा में तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 62 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है। परंतु पॉइंट नंबर का कहता है कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद का त्याग कर सकता है। पॉइंट नंबर 2 कहता है किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 124 के खंड 4 में उपबंधित रीति से उसके पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा। पॉइंट नंबर ग कहता है किसी न्यायाधीश का पद राष्ट्रपति द्वारा उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने पर या राष्ट्रपति द्वारा उसे भारत के राज्य क्षेत्र में किसी अन्य उच्च न्यायालय को अंतरित किए जाने पर रिक्त हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 कहता है कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हत होगा जब वह भारत का नागरिक है और पॉइंट नंबर का कहता है भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक के न्यायिक पद धारण कर चुका है या किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा है। स्पष्टीकरण कहता है इस खंड के प्रयोजनों के लिए पॉइंट नंबर का भारत के राज्य क्षेत्र में न्यायिक पद धारण करने की अवधि की संगणना करने व अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान कोई व्यक्ति न्यायिक पद धारण करने के पश्चात किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा है या उसने किसी अधिकरण के सदस्य का पद धारण किया है अथवा संघ या राज्य के अधीन कोई ऐसा पद धारण किया है जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित है। पॉइंट नंबर का कहता है किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहने की अवधि की संगणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के पश्चात न्यायिक पद धारण किया है या किसी अधिकरण के सदस्य का पद धारण किया है अथवा संघ या राज्य के अधीन कोई ऐसा पद धारण किया है जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित है।
पॉइंट नंबर ख कहता है भारत के राज्य क्षेत्र में न्यायिक पद धारण करने या किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहने की अवधि की संगणना करने में इस संविधान के प्रारंभ से पहले की वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने यथास्थिति ऐसे क्षेत्र में जो 15 अगस्त 1947 से पहले भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में समाविष्ट था न्यायिक पद धारण किया है या वह ऐसे किसी क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा है। पॉइंट नंबर 3 कहता है यदि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न का विनिश्चय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और राष्ट्रपति का विनिश्चय अंतिम होगा। टिप्पणी न्यायालय के अन्य जज अधिकार मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च पदाधिकारी होता है तथा अन्य न्यायाधीशगण के पास जहाँ तक उच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों का संबंध है शासकीय कार्यों में कोई भूमिका अदा करने के लिए सक्षम नहीं है। हाईकोर्ट ऑफ जुडिकेचर राजस्थान बनाम रमेश चंद्र पालीवाल AIR 1998 SC 1079। अनुच्छेद 218 कहता है उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होना। अनुच्छेद 124 के खंड 4 और खंड 5 के उपबंध जहाँ जहाँ उनमें उच्चतम न्यायालय के प्रति निर्देश हैं वहाँ वहाँ उच्च न्यायालय के प्रति निर्देश प्रतिस्थापित करके उच्च न्यायालय के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उच्चतम न्यायालय के संबंध में लागू होते हैं। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के राज्यपाल का उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्ति व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अनुच्छेद 220 स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन कोई व्यक्ति जिसने इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात किसी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सिवाय भारत के किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन का कार्य नहीं करेगा। स्पष्टीकरण इस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय पद के अंतर्गत संविधान 97वां संशोधन अधिनियम 1956 के प्रारंभ से पहले विद्यमान पहली अनुसूची के भाग ख में निर्दिष्ट राज्य का उच्च न्यायालय नहीं है। अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों के वेतन आदि। पॉइंट नंबर 1 प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे और तब जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। प्रत्येक न्यायाधीश ऐसे भत्तों का तथा अनुपस्थिति छुट्टी और पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकारों का जो संसद द्वारा बनाई गई है विधि द्वारा या उसके अधीन समय समय पर अवधारित किए जाएं और जब तक इस प्रकार अवधारित नहीं किए जाते हैं तब तक ऐसे भत्तों और अधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं हकदार होगा। परंतु किसी न्यायाधीश के भत्तों में और अनुपस्थिति छुट्टी या पेंशन के संबंध में उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 222 कहता है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण। पॉइंट नंबर 1 कहता है राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण कर सकेगा। पॉइंट नंबर 2 कहता है जब कोई न्यायाधीश इस प्रकार अंतरित किया गया है या किया जाता है
तब वह उस अवधि के दौरान जिसके दौरान वह संविधान 15वां संशोधन अधिनियम 1963 के प्रारंभ के पश्चात दूसरे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा करता है, अपने वेतन के अतिरिक्त ऐसा प्रतिकारात्मक भत्ता जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक इस प्रकार अवधारित नहीं किया जाता है तब तक ऐसा प्रतिकारात्मक भत्ता जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा